Today's lecture is on Houthis and the Red Sea, especially the US led coalition force. अब देखा ये जा रहा है कि मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि क्या हुआ था। आज सबसे पहले हमारे पास अक्टूबर 7 को हमास ने अटैक करा था इसराइल पर, जिसके बाद इसराइल ने क्या करा, एक वॉर का ऐलान किया था। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी मुजालिम उन लोगों ने डाले उस पर, फ़लस्तीनियन जो सिविलियन थे उन पर ख़ास करके। हालांकि हमास का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना सिविलियन का ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जंग बंदी की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही। ख़ास करके जो यूएस थी वो क्या करता था कि वीटो करता था उस जो भी हमारे पास जो डिक्लेरेशन पास होती थी यूएन असेंबली में। उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ा एक पेशरफ्त आती है उनकी साइड से, होती इसकी साइड से। क्या करते वो कि रेड सी को अपने कब्ज़े में लेते। ज़रा मैं रेड सी की तरफ आपको लेके चला जाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास रेड सी है और यहाँ पे होता क्या है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना। यहाँ से अगर आप लोग देख ले ये वाले एरियाज़, ठीक है, ये और ख़ास करके ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसको बाबल मंदेब स्ट्रेट भी कहते हैं, या डिफरेंट नाम इसके हो सकते हैं। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी इसकी सही ना हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास यमन जो होती है वो यूँ आप कह लें इस सारे एरिया को वो अपने मॉनिटरिंग में रखते हैं, और जो भी यहाँ से कोई शिप गुजर रहा होता है तो उनको वो टारगेट करते हैं। पिछले आपने 2-3 हफ्ते पहले देखा होगा कि लाइक सी एक इसराइल की तरफ एक जा रही थी एक शिप, उसको टारगेट किया गया। फिर उसके बाद नॉर्वे और कुछ और कंट्रीज़ के शिप्स को भी टारगेट किया गया यहाँ पे। अब अगर मैं आपको लेके चला जाऊँ सबसे पहले होतीज़ की तरफ, तो वर्ड यू नो हु आर दे, कौन है ये होतीज़। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ होती, ये हमारे पास है हुसैन अल होती, एक इनका जो लीडर था जिसने ये क्रिएट किया था और 1990s में आप कह सकते हैं। और इसके पीछे जो है वो ईरान था बनाने का, और ये बेसिकली एक ज़ैदी फ़िरका शिया के साथ इनका ताल्लुक़ था। फिर उसके बाद ये काफ़ी एक बढ़ती हुई जा रही थी और पूरी यमन पर इन लोगों ने, बल्कि यमन का जो कैपिटल था सना, उन पर इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने एक मर्ज करके एक गवर्नमेंट बनाई है। अभी अगर हम देख लें, एक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है और एक ये होती इसकी अपनी गवर्नमेंट है, तो दोनों साथ में चलते हैं और इनका अपना एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है और आर्मी चीफ भी होता है। पूरा एक प्रोसेस होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ज़रा मैं आपको लेके चला जाता हूँ कि अभी हमारे पास क्या चल रहा है। अगर मैं होती इस मूवमेंट की तरफ आपको लेके चला जाऊँ, तो हुआ ये था कि ईरान द इरानियन बेग्ड होती मूवमेंट इज़ ए शिया इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यमन। इट्स मिलिटेंट हैव यूज्ड ड्रोन एंड मिसाइल टू टारगेट कमर्शियल शिप्स en रूट टू इसराइल। अच्छा, इसमें कमर्शियल बहुत सारे और भी आते हैं जो कि इसराइल का जो भी नाम होता है उनको ना वो क्या करते टारगेट कर रहे होते। अच्छा, थोड़ा सा इस अटैक के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास हूतीज़ ने अटैक करा था, तो वो उसके बाद क्या, जो हमारे पास जो मेरीटाइम रूट जो हमारे पास से काफ़ी थे वो डिस्टर्ब हो गए थे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कितना ऐसे नुकसान पहुंचा उसके बारे में ज़रा आपको बताता चलूँ, क्योंकि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने नोट किए हुए यहाँ पे। उससे पहले मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा ना यहाँ के जो हमारे पास ये CNBC जो न्यूज़ है उनकी तरफ से मैंने ये चीज़ उठाई है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग, लोगों ने काफ़ी चीज़ अच्छी बनाई है। ये जितनी कंपनीज आप देख सकते हैं इन लोगों ने अवॉइड करा रेड सी को, और ये पीछे जाके अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ के थ्रू ये क्या करेगी, अपनी ट्रेड करेगी। ये देखिए आप, इतना लंबा करके ये लोग आएंगे तकरीबन ये 19,000 किलोमीटर समथिंग है, काफ़ी लंबा पड़ रहा है इनको। खैर, फिर भी हमारे पास क्या हो रहा है कि यूएस ने क्या करा, कुछ गवर्नमेंट्स को साथ, कुछ कंट्रीज़ को साथ मिला के एक फ़ोर्स बनाई है। उस फोर्स का कौन कौन हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या जीत किसकी होगी, क्या आगे क्या होगा, और आप लोग की क्या राय है। तो इन सब पर हमारा आज का लेक्चर्स है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास यूएस ने क्या करा कि एक कोएलिशन फोर्स बनाई, एक आर्मी बना दी, एक नेवी की आप कह सकते हैं कि जो कि प्रोटेक्ट करे
रेड सी को, जो भी हमारे पास यहाँ से गुजर रहे होते जो भी शिप। तो सबसे पहले हमारे पास में यूके है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, और एक हमारी मुस्लिम कंट्री भी है बहरीन, और साथ में इंडिया भी है, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया, हालांकि है। तो ये मोर देन कुछ 20 कंट्रीज़ है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने जस्ट 10 या 12 के अपने नाम शो करे हैं। इसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसमें यूएई और जो हमारे पास है के से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ये दोनों क्यों नहीं है पार्ट, तो इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों ये दोनों जो कंट्रीज़ है इस्लामिक, ये पार्ट नहीं रहे इस चीज़ में। जो यूएन यूनाइटेड स्टेट जो कोलेशन फोर्स बनाई है। अच्छा, रेड सी के बारे में अगर हम पढ़ें, सबसे पहले रेड सी मैंने पहले भी बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो ये सबसे बिजीएस्ट रूट होता है जो भी ग्लोबल ट्रेड होती है। 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इस एरिया के थ्रू होती है, इस रूट के थ्रू होती है। तो कितना ये इम्पोर्टेंट होगा वर्ल्ड के लिए। साथ में बिलियन ऑफ डॉलर्स ये डेली यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से ये होती है ट्रेडिंग, गुजर रहे होते हैं हमारे पास शिप्स। फिर उसके बाद हमारे पास अटैक के बाद क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पोस्ट अटैक सिचुएशन है, तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक हमारे पास क्या हुआ कि बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे पास लॉस्ट हो रहा है कंपनीज़ को, कंट्रीज़ को। इवन कि चाइना में भी हमारे पास जो कार्गो शिप्स या जो कार्गो की जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गई, इवन अप टू 60% अकॉर्डिंग टू सर्वे। तो अगर चाइना में बढ़ रही है तो आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं उठा रहा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे देखें हमारे पास जो यमन गवर्नमेंट है अब्दुल्ला की, वो क्या करे, जो सिविलियन की गवर्नमेंट है वो उसने कंडेम करा कि ये जो अटैक करा था हूतीस ने उन पर कुछ शिप्स जो हमारे पास हुए, वो इन लोगों ने क्या करा, वो कंडेम करा। क्यों कंडेम करा, क्योंकि ये भी एक आप कह सकते हैं कि यूएस इंपीरियलिज्म का शिकार एक गवर्नमेंट है। अब अगर बात कीजिए नीचे हमारे पास किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, जो कि सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात, इन लोगों ने क्यों एब्सटेंड करा, मतलब किसी के हक़ में वो नहीं करा कि ना उनकी तरफ ना इनकी तरफ, क्यों। और यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास है यमन गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा ये लोग सपोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये लोग भी चाहते हैं कि भाई ये मसला सॉल्व हो जाए और पॉलिटिकल तरीके से सॉल्व हो जाए, ना कि कोई मिलिट्री इनका कोई सलूशन हो, और जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। क्योंकि सऊदी अरबिया भी यमन में काफ़ी इन्वॉल्व है, जो उनकी गवर्नमेंट है वो भी सऊदी अरबिया बेस्ड, अगर आप कह सकते हैं तो कह सकते, तो वो है। लेकिन फिर भी ये लोग उसमें नहीं आ रहे, तो क्यों, मसला क्या है इनका। क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि भाई वहाँ पे भी ये एक अरब कंट्री है और मुसलमान है, तो अगर हम इनके अगेंस्ट आएंगे तो सारे हमारे जो जैसे आपको पता होगा अरब स्प्रिंग और अरब विंटर का क्या हुआ था 2011 और 2014 में, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एक अरब कंट्री चाहती कि उनकी जो आवाम है वो थोड़ा सा ना आराम से रहो, कुछ इश्यूज ना बने उनके लिए। तो इसलिए क्योंकि ये अरब कंट्रीज़ है और मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो ये इनके सामने नहीं आ रहे हैं ताकि इनको इशू ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम कंसिक्वेंसेस की बात करें कि क्या कंसिक्वेंसेस होगी, क्या रिजल्ट आएंगे, क्या ये जो यूएस ने जो फोर्स बनाई, आर्मी बनाई, या कुछ काम कर लेगी या नहीं, ऐसे ही बनाया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूएस क्या करेगा कि अच्छा हूतीस क्या चाहते हैं, वो सिंपल एक इनका एक मुतालबा है कि भाई आप जो इसराइल और जो हमास का एक जंग चल रही है, वॉर चल रही है, इसको आप क्या करें, इसको स्टॉप करें। लेकिन इसराइल और यूएस नहीं चाहती कि ये वॉर स्टॉप हो, क्योंकि जैसे आप लोगों ने इनके बयान सुने होंगे नेतन्याहू को वगैरह के, वो चाहते हैं कि भाई हम हमास की लास्ट बंदे तक जंग जारी रखेंगे। और मज़े की बात है कि वो हमास को नहीं मार रहे, वो इनके सिविलियन को, मज़े की बात नहीं बल्कि हैरत की बात है और काफ़ी अफसोस की बात है कि ये सिविलियन को मार रहा है। तो ये चीज़ रोकनी चाहिए। इसलिए तो ये जो दो कंट्रीज़ थे सऊदी अरबिया और यूएई, ये भी चाहते कि भाई आप वॉर को स्टॉप करें, सिंपल मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। और इवन जो कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ है आप देख सकते हैं, इनमें भी सारे मैक्सिमम कंट्रीज़ ने अलावा यूके के, कनाडा, फ्रांस, इन सब ने वोट दिया है। जो अभी एक वहाँ पे एक करारदाद पास हो रहा था कि भाई ये स्टॉप करे ये वॉर को, तो उसमें सब ने वोट करा कि हाँ भाई स्टॉप करे। लेकिन क्या करा कि यूके ने अब्सटेन करा, वोट नहीं दिया, और जो हमारे पास जो यूएस था
उसने क्या करा, उसको वीटो कर स्टॉप करा उस पूरी डिक्लेरेशन को। तो अब यहाँ पे अगर हम बात की जाए, ये कंट्रीज़ तो हैं इनके साथ अमेरिका के साथ कि भाई हाँ हम आपके बैकअप पे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस जो भी यहाँ पे जो हो रहा है, अमेरिका जो करना चाह रहा है, जो फोर्स बना रहा है। क्योंकि इनका सिंपली बात है कि अगर एक मसला पॉलिटिकली सॉल्व हो रहा है तो आप इसको मिलिट्री की तरफ क्यों लेके जाना चाह रहे हैं। तो यूएस का अगर हम बात करें, ये हमेशा से यही चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल इशू हो उसको मिलिट्री के थ्रू, इनका जो पर्सपेक्टिव है ये मुझे सही नहीं लग रहा। उनकी कंसिक्वेंसेस भी काफ़ी बुरे होते हैं। जैसे पिछले आप कुछ इनकी बात करें, चाहे वो इराक वॉर हो, अफ़गानिस्तान वॉर हो, या और इनके जितनी भी कोएलिशन वॉर हुए अभी तक, पॉलिटिकल थ्रू वो सॉल्व हो सकते, लेकिन ये लोग चाहते ही मिलिट्री, जो कि मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम चले जाए फिर उसके बाद दूसरा कंसिक्वेंसेस जो होगा, आज जो डिमांड है होती इसका, वो क्या है कि भाई आप इसराइल और हमास की जंग को बंद करें। दूसरा जो है अमेरिका क्या कर सकता है, रेड सी को क्लियर करेगा। वो कैसे क्लियर करेगा, उसके लिए काफ़ी इनको ना क्या होगा, फोर्स चाहिए होगी या जो भी चीज़ें चाहिए होगी। लेकिन जो मैं मिस कर गया वो सेकंड पॉइंट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं बात करूँ होती गवर्नमेंट की, वो अभी तक यूएन ने उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करा। तो ये क्या करेंगे होती कि अपनी गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशन से या अमेरिका के ऊपर दबाव डालेंगे कि भाई आप हमारी जो गवर्नमेंट है जो यमन में, वो हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट करार दे, जो कि होती वाली गवर्नमेंट है। तो हम ये रेड सी को क्लियर कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा आपके लिए, आप जा सकते हैं। लेकिन या तो इसराइल और हमास की जंग को बंद करें, या फिर हमारी गवर्नमेंट को आप तस्लीम करें कि हाँ भाई ये एक लीगल गवर्नमेंट है। और अब्दुल्ला वाली जो गवर्नमेंट चल रही है आपकी, जो यूँ कह सकते पपेट तो नहीं कह सकते, खैर वो आप वहाँ से ना वो ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद जो चौथा हमारे पास कंसिक्वेंसेस हो गया, रिजल्ट होगा, इसमें अमेरिका डिफीट कर जाएगा। डिफीट तो नहीं, लेकिन भाग जाएगा भाई, चलो भाई छोड़ो ये चीज़, या तो इस तरह की कुछ नेगोशिएशन कर लेगा। तो वो क्यों, मैं ज़रा उसकी वो रीज़न बताना चाहूँगा। यहाँ पे यहाँ देखे, जो होती लड़ रहे वो किसके बैक पे लड़ रहे, ईरान। ईरान का सपोर्ट उनको है, और साथ में अगर आप कह सकें रशिया और चाइना, क्योंकि ये दोनों अगर आप कंट्रीज़ के लिए सुपर पावर की जंग में है अमेरिका के साथ। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन और ये, तो रशिया और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है, और ये चाहती है कि यूएस को, इनकी पावर को क्या करें, हम ख़त्म करें। उसके बाद क्या है कि और ये ईरान की थ्रू, और ईरान क्या कर रहे हैं, हूतीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, हूतीज़ के बाद जो ड्रोन सेटअप है, मज़े की बात ये है, वो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो कितने का हो सकता है, वो $1 लाख का, आप कह सकते हो $1 लाख का पूरा सेटअप आता है, जिसमें मिसाइल सब चीज़ें आ जाती है। अब अगर अमेरिका की सेटअप की बात करें, तो अमेरिका का जो सेटअप है, जो वो इंटरसेप्ट करेगा जो भी ड्रोन आएगा या जो भी कोई मिसाइल आएगा हूतीज़ की तरफ से। और अमेरिका जो फोर्स बना रहा है, जो कोalition जो आर्मी बना रहा है, उनके पास जो सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, वो इनको इंटरसेप्ट करेगा। जो भी फॉर एग्जांपल ऊपर से मिसाइल आ रहा है और ये लोग नीचे से एक मिसाइल फेंकेंगे, तो इसको इंटरसेप्ट करेगी यहाँ पे। तो ये जो यूएस वाली, ये कितनी एक्सपेंसिव है, ज़रा इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लें। यहाँ से कि इनके पास एक मिसाइल है, स्टैंडर्ड मिसाइल 6, जो कि ये लोग यूज़ करेंगे, जो कि 370 किलोमीटर की बीच के रेंज में ये क्या कर सकता है, एक इंटरसेप्ट कर सकता है एक मिसाइल को, अगर ऊपर से आ रहे। और इसकी जो मज़े की बात है, प्राइस को आप लोग देख लीजिए, $4 मिलियन का है। तो ये कितना, एक यहाँ पे एक छोटा सा एक मिसाइल आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक $1,000 का, या आप कह सकते हैं इससे ज़्यादा। लेकिन पूरा सेटअप अगर उसका 1 लाख के उसमें आ रहा है, और यहाँ पे आप एक छोटा सा मिसाइल फेंक रहे हैं उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, वो एक मिसाइल कितने का आ रहा है आपका, वो जो मिसाइल है वो है $4 मिलियन का। दूसरी, अगर चलो फॉर एग्जांपल ये रेंज थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा हम कम करें, थोड़ा चीप की तरफ जाते हैं, तो वो है 185 किलोमीटर के बीच में स्टैंडर्ड मिसाइल 2 जो है। लेकिन उसकी अगर प्राइस की बात करें दोबारा, वो कितनी है, $2.5 मिलियन। तो यहाँ पे फिर $2.5 मिलियन का डॉलर हमारे पास एक इस पर एक्सपेंस आ रहा है। तो कितना ये एक्सपेंसिव है। तीसरा अगर हम बात करें, इनके पास ESSM जो हमारे पास है मिसाइल्स, तो उनकी जो रेंज है वो है 50 किलोमीटर, और जो अगर आप कह सकें इनकी कॉस्ट की, वो है 1 मिलियन। फिर भी $1 मिलियन कहाँ, 1 लाख में उनका पूरा सेटअप लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कितना ये एक्सपेंसिव है और कितने नुकसान में ये लोग जा रहे हैं। अगर आप एक मिसाइल फेंक रहे हो और वो पूरा एक फॉर एग्जांपल ना
क्या कर रहे हैं उसको क्या अगर इंटरसेप्ट करने के लिए, तो कितना इनका नुकसान होगा। तो ये है इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर अगर फोर्थ में बात करें यूएस के बाद थोड़ा सा चीप सिस्टम भी है, जो कि यूएस डिस्ट्रॉयर फेलैंक्स के नाम से है। और हम इनकी अगर बात करें तो ये 1 माइल या समथिंग 1.5 या 1.6 किलोमीटर में क्या करेगा, ये रेंज में ये क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा एक मिसाइल को। लेकिन ये बहुत ही, अगर आप कह सकते हैं, ये इनसिक्योर है और काफ़ी इश्यूज बना सकते हैं यूएस आर्मी के लिए। क्योंकि ये क्या करेगा कि बिल्कुल करीब आके एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने इंटरसेप्ट नहीं करा या वो ज़्यादा करीब आ गया, तो इनके आर्मी तो मतलब उनके तो चीहे उड़ जाएंगे। तो लेकिन अच्छा, मज़े की बात है कि ये 4500 राउंड पर मिनट कर सकता है। लेकिन जो मसला है इसका, जो वो ये है कौन कि भाई ये 1 माइल के थ्रू ये क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जो मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को बता दी। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताओ कि क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। या तो क्या करेगा, या तो ईरान और सॉरी इसराइल और हमास की जंग को रोक देगा, या तो फिर क्या करेगा, होती तो अपनी गवर्नमेंट को उनसे मान ले कि कभी आप इसको रिकॉग्नाइज़ करो, या तो फिर क्या करो, रेड सी क्लियर हो जाएगा, सारे हुतीस ख़त्म हो जाएंगे, यूएस इनको मार देगा। तो आप लोगों की क्या राय है, ज़रा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनूं, तो काइंडली वो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं इस पर भी वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता चलूँ कि ये फॉर एग्जांपल इंडिया से हम ट्रेड करना चाहते हैं लंदन तक, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से गुजरते हुए स्विस कैनाल के थ्रू जाते थे, कितना हमारा लगता था 11,600 किलोमीटर। और अगर अब हम यहाँ होती ने मसला बना दिया यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के थ्रू जाएंगे। कितना हमारे पास बन रहा है, 19,800 किलोमीटर। तो काफ़ी एक हमारे पास रास्ता, और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी होगी इनके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।